हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। देखिए बच्चों, मेरी आवाज़ तो आप तक क्लियरली आ ही रही है। तो बोर्ड पर बच्चों मैंने चैप्टर का नाम लिखा है द स्नेक एंड द मिरर, अर्थात सांप और दर्पण। सांप और दर्पण, ये बच्चों कहानी का नाम है। दिस इज द नेम ऑफ अ स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड टुडे। आज बच्चों हम जो कहानी पढ़ेंगे उस कहानी का नाम है द स्नेक एंड मिरर। और बच्चों ये जो कहानी है एक्चुअली ये बच्चों ये समझो कि ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम बाय वी अब्दुल्ला। दिस स्टोरी वॉज बेसिकली रिटन, दिस स्टोरी वॉज बेसिकली कंपोज्ड इन मलयालम बाय वी अब्दुल्ला। वी अब्दुल्ला नाम के जो लेखक है उनके द्वारा इस कहानी की मूल रचना मलयालम भाषा में की गई थी। जानते हैं बच्चों मलयालम कहाँ की भाषा है? मलयालम बच्चों केरल की भाषा है। तो केरल में मलयालम भाषा चलती है और वहाँ के जो बड़े लेखक हैं जिनका नाम है वी अब्दुल्ला, उनके द्वारा इस कहानी को बेसिकली या ओरिजिनली या मूल रूप से इसको मलयालम भाषा में लिखा गया था। एंड लेटर द स्टोरी वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, और बाद में बच्चों इस कहानी को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया भाई वीएम बशीर, आई मीन वैकोम मोहम्मद बशीर। तो दोनों ही बच्चों तो मुसलमान हैं, लेखक भी है अनुवादक भी है, इन्होंने अनुवाद किया है। अब बच्चों जरा आप देखना, प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक। आप अपने टेक्स्ट बुक खोलेंगे बच्चों और एट पेज नंबर 56, पेज नंबर 56 है। यह बच्चों जो कहानी का परिचय है, बिफोर यू रीड, हमने पढ़ा था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी फ्रॉम द फर्स्ट पेरा। आज बच्चों हम पहले पेरा, पहले उत्तरण से कहानी को शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल है, हैज अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? देखो बच्चों, आप इस बात को जानते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में, जरा देखना आप, जैसे राम हैज डन दिस, ये किसने किया है? राम हैज डन दिस, राम ने ऐसा किया है। क्लियर हो गया है? तो बच्चों आपने क्या देखा, इस सेंटेंस को पढ़ के बच्चों आपने ये समझा होगा कि इस सेंटेंस में हैज का प्रयोग हुआ है। तो नियम है बच्चों कि जिस सेंटेंस में हैज ऑब्लिक हैव का प्रयोग होगा और उसके ठीक बाद क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ऐसा सेंटेंस जो होगा वो कौन से टेंस का होगा? वो बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। क्लियर? यदि किसी सेंटेंस में हैज या हैव का प्रयोग हुआ है, अब आप जानते हो बच्चों हैज कब आता है, हैव कब आता है, तो आप इस बात को जानते हो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो हैज आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या आता है, हैव आता है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आई के साथ हैव ही आएगा, क्योंकि आई को क्या माना गया है, पीएस यानी प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है। इतनी बातें आपको पता है? तो बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह होता है जिसमें हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी अनुवाद करते हैं बच्चों, तो आप उसका अनुवाद यो करते हो चुका है, और लड़की है तो चुकी है, स्वयं के लिए तो चुका हूं, लड़की है तो चुकी हूं, चुके हैं, चुके हो, ऐसे बोलते हैं। लेकिन बच्चों कभी कभी चुका चुकी नहीं बोलते। जैसे मैंने आपको कहा क्या तुम गृह कार्य कर चुके हो, एक बात तो ये हुई। कई बार बच्चों ये भी बोलते हैं कि क्या तुम, जरा ध्यान देना बच्चों, क्या तुम गृह कार्य कर चुके हो। मैंने इसको बोल दिया क्या तुमने गृह कार्य कर चुके हो, ऐसे थोड़ी बोलोगे। फिर आप कहोगे क्या तुमने गृह कार्य कर लिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों, क्या तुम गृह कार्य कर चुके हो अथवा क्या तुमने गृह कार्य कर लिया है, बात एक ही है। उसी तरीके से राम हैज डन दिस, राम यह कर चुका है या राम ने यह किया है, बात एक ही है। ऐसे वाक्यों को बच्चों जब प्रश्नवाचक बनाते हो तो इसका प्रयोग यहां होता है। सहायक क्रिया जो है हैज या हैव, ये उठ करके बच्चों सब्जेक्ट के पहले चली जाती है। बताओ हैज राम डन दिस, ये फुल स्टॉप किस में बदलता है, क्वेश्चन मार्क, ऐसा ही कुछ है। तो बच्चों पहला सेंटेंस है हैज अ स्नेक एवर। एक बच्चों बात ये भी ध्यान दो, ये जो एवर है ना, इस एवर का प्रयोग आप जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हो। किस में करते हो? हालांकि ये प्रेजेंट सिंपल में भी आ सकता है।
4 टेंस हो गए, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। मैं आप एवर का प्रयोग करते हो। जरा पहला सेंटेंस देखना, हैज अ स्नेक एवर कोइल्ड इटसेल्फ। क्या किसी सांप ने कभी कोयल किया है? इटसेल्फ यानी क्या होता है? अपने आप। क्या कभी किसी सांप ने अपने आप को कोयल किया है? कोयल का मतलब क्या है? कोयल मानी होता है बच्चों कुंडली मारना। जैसे मान लो ये कोई चीज है, ठीक है, अब इसके चीज चारों तरफ आपने कोई चीज यूं करके लपेट दी, तो इसको कुंडली मारना ही तो कहते हैं। तो यहां प्रश्न ये है कि है जो स्नेक एवर कोइल्ड इटसेल्फ, राउंड माने चारों तरफ, एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी माने तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे किसी भी शरीरांग। प्रश्न ये है बच्चों, क्या कभी किसी सांप ने तुम्हारे किसी भी शरीरांग के चारों तरफ कुंडली मारी है? क्या जीवन में ऐसा कभी कोई वाकया हुआ है? क्या जीवन में ऐसी कोई घटना घटी है? ऐसी कोई परिस्थिति या ऐसी कोई हालात बनी है कि एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी वॉज कोइल्ड बाई, एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी वॉज कोइल्ड बाई ए स्नेक अराउंड। किसी सांप के द्वारा चारों तरफ से जो है आपके किसी भी शरीरांग को कुंडली मार करके घेर लिया गया हो, तो क्या इस प्रकार का आपके साथ कभी हुआ है? आज ये प्रश्न पूछ रहा है ये फुल ब्लडेड कोबरा। और सांप भी कैसा? ए फुल ब्लडेड। देखो बच्चों, फुल ब्लडेड, आप इसका अनुवाद करो ये पूरा खून वाला, नहीं, इसका अनुवाद होगा बच्चों फुल ब्लडेड का मतलब होता है ए फुल्ली ग्रोन, यानी एक पूरी तरह से भरा पूरा एंड, ठीक है। तो आप ये देखो फुल ब्लडेड का मतलब होगा फुल्ली ग्रोन, यानी पूरा, मतलब कि एक जो है क्या कहते हैं फुल्ली ग्रोन एंड बिग, बात एक ही है। तो एक फुल्ली ग्रोन का मतलब ये है बच्चों कि एक जो पूरी तरह से भरा पूरा जो कोबरा है ना, कोबरा का मतलब क्या होता है? ब्लैक स्नेक। ब्लैक स्नेक माने काला सांप। तो ये फुल ब्लडेड कोबरा अर्थात किसी भी फुल्ली ग्रोन ब्लैक स्नेक यानी किसी भी काले या मतलब कि भरे पूरे जहरीले काले सांप के द्वारा क्या आपके किसी भी शरीरांग को कभी भी चारों तरफ से कुंडली मारा गया है? ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। आइए वाला सेंटेंस है बच्चों, ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट का मतलब होता है हम सब क्या हो गए? पड़ गए। नहीं बच्चों, पढ़े नहीं। वैसे फाल यानी क्या होता है? पढ़ना होता है। लेकिन हम जब इसका बच्चों इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, इसका हिंदी अनुवाद करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से करेंगे। जरा देखो, FALL फाल यानी क्या होता है? देखना, फाल यानी होता है बच्चों गिरना या पढ़ना। क्या होता है? फाल यानी होता है गिरना या पढ़ना। कोई समस्या यहाँ तक? अब बच्चों फाल यानी गिरना या पढ़ना होता है तो सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी? फैल। थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी? फालन। इतना समझ लेना। दूसरी बात और, ये जो फेल है ना बच्चों, इसको एक बार यहां ला रहा हूं। ये बच्चों फर्स्ट फॉर्म में फेल यानी काटना भी होता है, जैसे फसल वगैरह काटते हैं अपन, उसे फेल कहते हैं। अब सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? ये बनेगी बच्चों फेल्ड, और थर्ड क्या बनेगी? फेल्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। एक होता है बच्चों फेल, FAIL, ये परीक्षा में क्या हो जाना? अनुत्तीर्ण हो जाना। अन प्लस उत्तीर्ण यानी अनुत्तीर्ण होना। ठीक है, अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? फेल्ड, FAILED। ठीक है, और इसकी क्या बनेगी? FAILED। क्लियर? अब बच्चों यहां आपको समझाया गया है कि ऑल ऑफ, ध्यान दो, ऑल ऑफ वी फेल साइलेंट। जरा ध्यान दो बच्चों, ये ऑफ क्या एक प्रीपोजिशन है ना, आपको पहले ही कहा कि प्रीपोजिशन के पहले क्या आएगा? वी नहीं आएगा। इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या आएगी? अस। ऑल ऑफ अस का मतलब होगा हम सब। फेल यानी क्या होता है? साइलेंट यानी खामोश, हम सब खामोश हो गए, यानी यहां फेल का मतलब होगा बच्चों क्या? ऑल ऑफ अस बिकेम साइलेंट, यानी हम सभी लोग क्या हो गए? खामोश हो गए। ऑल ऑफ अस बिकेम साइलेंट, हम सब लोग खामोश हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। और बच्चों जो कहानी सुनाने वाला था, द स्टोरी टेलर, ही वॉज ए होम्योपैथ। ये बच्चों होम्योपैथ कौन होता है? एक प्रकार का डॉक्टर होता है ये। ठीक है, तो द क्वेश्चन केम या द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड,
बाई ए होम्योपैथ, यानी ये सवाल बच्चों एक होम्योपैथ के द्वारा पूछा गया था। यह सवाल किसकी ओर से आया? या बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि सवाल आया होम्योपैथ की ओर से। उस होम्योपैथ डॉक्टर की तरफ से एक सवाल आया। क्या सवाल था? क्या कभी किसी सांप ने तुम्हारे किसी भी शरीरांग को, क्या कभी भी किसी भी सांप ने, क्या कभी किसी सांप ने, यानी एक पूरे जहरीले काले नाग ने तुम्हारे किसी भी शरीरांग को चारों ओर से मतलब ये कुंडली मार करके घेरा है? ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सब खामोश हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, ये सवाल आया था एक होम्योपैथ की तरफ से। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। अब बच्चों बात यह है कि ये टॉपिक कब आया? तो यहां बताया गया द टॉपिक केम अप, यानी ये विषय आ गया। द टॉपिक केम अप का मतलब ये प्रकरण आ गया व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, जब हम क्या कर रहे थे? सांपों के बारे में बातें कर रहे थे। ध्यान दो बच्चों, वी डिस्कस्ड, ये सवाल बच्चों कई परीक्षाओं में आ चुका है। वी डिस्कस्ड अबाउट पॉलिटिक्स। क्लियर है? ये सवाल बच्चों ये पूछा जाता है और कहा जाता है शुद्ध करो, तो वी डिस्कस्ड, ये अबाउट हटेगा बच्चों। अब बताओ सेंटेंस क्या बनेगा? वी डिस्कस्ड पॉलिटिक्स, अर्थात हमने सियासत या राजनीति को डिस्कस किया। हमने सियासत या राजनीति को डिस्कस किया। यह समझाने वाली बात बच्चों सिर्फ इतनी सी है कि डिस्कस यानी क्या होता है? डिस्कस माने होता है विचार विमर्श करना। डिस्कस माने होता है विचार विमर्श करना या चर्चा करना। तो हमने पॉलिटिक्स को डिस्कस किया, पॉलिटिक्स पर डिस्कस किया, उसके बारे में किया, ऐसा नहीं आता। तो डिस्कस के बाद में किसका प्रयोग करना सख्त मना है? अबाउट के बाद में। देखो बच्चों आपकी सेंटेंस में भी डिस्कस के बाद अबाउट नहीं आ रहा है। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, अर्थात ये टॉपिक आया जब हम सांपों के बारे में चर्चा कर रहे थे। वी लिसनड, हमने सुना। अटेंटिवली यानी क्या होता है बच्चों? अटेंटिवली यानी होता है सावधानी पूर्वक। हमने कैसे सुना बच्चों? स प्लस अवधान होकर। देखो स प्लस अवधान, ये बच्चों सावधान हो गया ना। इस अवधान का मतलब होता है ध्यान। इस अवधान का मतलब क्या होता है? ध्यान। तो वी लिसनड अटेंटिवली का मतलब ये है बच्चों कि हमने सावधानी पूर्वक सुना। एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल। एज का मतलब होता है बच्चों जो ही या जैसे ही। द डॉक्टर कंटिन्यूड, आई मीन द डॉक्टर स्टार्टेड विद हिज टेल, यानी जैसे ही बच्चों क्या हुआ, उस डॉक्टर ने अपनी कहानी कहना शुरू किया। कंटिन्यू यानी होता है उसको कंटिन्यू करना, बेदस्तूर रखना, जारी रखना। तो जैसे या जब डॉक्टर ने अपनी कहानी को कहना बेदस्तूर जारी रखा, या जैसे ही अपने या कहना उसने कंटिन्यू किया। एज द होम्योपैथ और द डॉक्टर बिगेन टू नरेट हिज स्टोरी, जब वो होम्योपैथ बच्चों अपनी स्टोरी या अपने वृतांत को कहने लगा, तो वी ऑल या ऑल ऑफ अस, वी ऑल या ऑल ऑफ अस लिसन टू हिम वेरी केयरफुली और अटेंटिवली। हम समझे मिल गए क्या बच्चों? उसकी बातों को बड़ी ध्यान के साथ सुना। अब वो अपनी कहानी सुना रहा है। क्या कहानी है? इट वॉज अ हॉट समर नाइट, ये थी गर्मियों की एक गर्म दोपहरी। समर माने ग्रीष्म और हॉट माने गर्म। तो ग्रीष्म काल की ये गर्म दोपहर थी, नहीं दोपहर क्यों थी, नाइट मानी रात थी। तो इट वॉज ए हॉट समर, इट वॉज ए हॉट समर नाइट। समझ में आ गया बच्चों? यह एक ग्रीष्म ऋतु की गर्म रात्रि थी। अबाउट 10 o'clock, तकरीबन रात की 10 बजे थे। द टाइम वॉज अबाउट 10 o'clock, द टाइम वॉज अबाउट 10 o'clock एट नाइट, माने रात्रि के बच्चों 10 बजे का लगभग समय हो गया था। आई हैड माई मील, आई हैड माई मील। ध्यान दो बच्चों, आई हैड माई मील। अब बच्चों यहां पर देखो आप, हेड का प्रयोग हुआ, यानी हे जेव की जगह हेड का प्रयोग हुआ, लेकिन आगे किसका प्रयोग नहीं हुआ? लेकिन आगे बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं हुआ। अब बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब आई, ये गुरुजी ने बताया था हेड आ गया है, हेड माई मील। अब आप इसको क्या है, प्रेजेंट, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस समझ लेते हो। लेकिन बच्चों पास्ट परफेक्ट तो तब होगा जब हेड की आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हो। आप ये देख रहे हैं आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ नहीं रही है। तो बच्चों यहां पर देखो आई यानी होता है मैं, ने भी लगाओ, मैंने,
हेड का मतलब क्या होता है? ATE, एट, यानी मैंने ग्रहण किया या खाया। माई मील का मतलब क्या है? मेरा भोजन। एट ए रेस्टोरेंट, ध्यान दो बच्चों, एट ए RESTAURANT, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है बच्चों। ये कई परीक्षाओं में पूछी जाती है। शुद्ध करो में आपको रेस्टोरेंट की स्पेलिंग पता होनी चाहिए, छोटी जगह इसलिए एट का प्रयोग हो रहा है। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट, अर्थात मैंने अपना भोजन ग्रहण किया था रेस्तरां में। रिटर्न्ड टू माई रूम, और मैं लौट आया था अपने कमरे में। ध्यान दो बच्चों, ये रिटर्न्ड जो है ना, इसके बाद आपको दिया जाता है रिटर्न्ड बैक। क्या दिया जाता है? ये हमेशा गलत होता है। रिटर्न्ड के बाद कभी बैक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एंड आई रिटर्न्ड टू माई रूम, और बच्चों एंड आई रिटर्न टू माई रूम, अर्थात जो है मैं अपने कमरे में क्या हो गया? वापस लौट आया। आई हैड अ नॉइज फ्रॉम अबव, मैंने ऊपर से एक आवाज सुनी। एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने द्वार खोला, द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन, और ये आवाज बच्चों कुछ जानी पहचानी थी। वन कुड से दैट, कोई कह सकता है कि द रैट्स, एंड कोई कह सकता है कि कोई चूहों की आवाज होगी। एंड आई शेयर्ड द रूम, नहीं, वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम, अर्थात कोई भी आदमी ये कह सकता था कि मैं और चूहे साथ साथ रहते थे, मैं चूहों के साथ अपने कमरे को शेयर करता था। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। हाँ, तो बच्चों आप देख रहे हैं कि वन कुड से, यानी कोई भी आदमी हमारी परिस्थिति को, जिन हालातों में मैं उस मकान में रहता था, उन हालातों को, उन परिस्थितियों को देख करके, यानी बड़ी कुड से दैट, कोई भी आदमी ये कह सकता था दैट आई शेयर द रूट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम। शेयर का मतलब जानते हो? है कि चीज को दो जने बरतते हैं तो आप कहते हैं कि ये शेयर कर रहे हैं। तो बच्चों इसका मतलब ये निकला कि मैं और चूहे एक ही कमरे को एक साथ बरतते थे, एक ही कमरे के अंदर हम रहते थे। आई टुक आउट, आई टुक आउट का मतलब बच्चों समझ गए होंगे। आई यानी क्या होता है? मैं, ने बाहर से लाओ, मैंने टुक आउट, टेक यानी क्या होता है? निकालना, और आउट यानी बाहर, निकालना भी होता है, टेक यानी लेना भी होता है, लेना या निकालना। तो आई टुक आउट का मतलब हुआ बच्चों, और मैंने बाहर निकाली अपनी जेब में से, क्या निकाली? द बॉक्स ऑफ मैचेस। द बॉक्स ऑफ मैचेस का मतलब मैच बॉक्स माने माचिस, दिया सलाई। तो कहता है ये मैंने अपनी जेब में से क्या किया? माचिस की डिब्बी बाहर निकाली, और क्या किया? लाइटेड द केरोसिन लैंप ऑन द टेबल, और टेबल के ऊपर पड़ा हुआ जो था बच्चों क्या? मिट्टी के तेल का दीपक को मैंने जलाया। केरोसिन माने बच्चों क्या होता है? मिट्टी का तेल होता है। तो एंड आई लाइटेड, बच्चों ध्यान देना, जलाया। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न पैदा होता है, देखो मैंने क्या किया? मैंने टेबल के ऊपर रखा हुआ मिट्टी का तेल जो है उसका दिया जलाया। या यूं कह सकते हैं बच्चों, मिट्टी का तेल का जिया है ना, तो अपन क्या बोलते हैं उसको? चिमनी बोलते हैं, छोटी चिमनी। वो एक चिमनी तो धुआं निकालती है, वो तो अलग है, लेकिन जो जब लाइट नहीं हुआ करती थी तो वो मिट्टी के तेल की चिमनी जलाई जाती थी। एनीहाउ, अब जो जलाया
तो आप इसका अनुवाद करते हो, देखो बर्न, और ये सेकंड फॉर्म क्या होगी, बर्न्ट, तो बर्न्ट यानी जलाना होता है। और सुनो, लाइटेड, लाइट, लाइटेड, लाइटेड, और एक होता है लिट, LIT। ध्यान देना बच्चों, जब आप ये कहते हो कि मैंने बीड़ी जलाई, क्या जलाई, मैंने बीड़ी जलाई, तो बच्चों बीड़ी को जलाया जरूर आपने, लेकिन उसके लिए बर्न शब्द का प्रयोग नहीं होता। दिया आपने जलाया तो उसके लिए इसका प्रयोग नहीं होता। बर्न का मतलब तो बच्चों क्या होता है, किसी को जलाना, कोई बड़ी चीज को जलाते हैं। तो जैसे हनुमान जी ने लंका को लाइटेड या लिट तो नहीं किया होगा, उन्होंने तो लंका को बर्न ही किया था। लेकिन जब कोई बीड़ी जलाता तो आप बोलते हो आई लाइटेड या आई लिट ए बीड़ी, मैंने एक बीड़ी जलाई। इसी तरीका का सेंटेंस आ जाने वाला है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना। तो वैसे तो आप जानते हो बच्चों, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, उसके बारे में बातें करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम, कोई भी कह सकता था कि मैं और चूहे क्या करते थे, रूम को शेयर करते थे। अब बच्चों यहां भी आपको एक चीज समझनी चाहिए, जो आगे बताऊंगा मैं आपको, आगे आएगी आपके, लेकिन आप इस बात को समझो कि जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बच्चों क्या होता है, ध्यान देना, बहुत काम की बात है ये। जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बच्चों एंड से जुड़ा हुआ होता है तो क्या परिस्थिति होती है, जैसे मैंने आपको कहा कि राम, ध्यान देना, श्याम एंड सीता, ठीक है। अब बच्चों ये क्रम जो है यहां आ जाएगा आर, आइए कुछ भी लिख दो आप, राम श्याम एंड सीता आर लाफिंग, तीनों हंस रहे हैं। इसमें आइए राम लगाओ, श्याम लगाओ, सीता लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप कहते हो आई एंड यू आर लाफिंग, तो बच्चों अब यहां जरा आप देखो, यहां पर आपसे गलती क्या हुई है। आप इस बात को देखो बच्चों, ऊपर तो सारे थर्ड पर्सन थे, या ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। नियम कौन सा चलेगा, 2 3 1 वाला नियम चलता है। तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, जरा बताओ, यू आएगा। उसके बाद क्या आएगा, थर्ड पर्सन जो नहीं है, और उसके बाद आएगा फर्स्ट पर्सन, यू एंड आई। ध्यान दो बच्चों, ऐसे लिखना चाहिए, यू एंड आई एंड यू नहीं होता। उसी तरीके से बच्चों जब आप कहते हो द रेट्स, जो थर्ड पर्सन है, और आई फर्स्ट पर्सन है, तो आई पहले नहीं आ सकता, आपको करना पड़ेगा, देखो 2 3 1, 3 यानी थर्ड पर्सन पहले आएगा, क्या, द रेट्स एंड आई शेयर्ड द रूम। वन कुड से दैट द रेट्स एंड आई शेयर्ड द रूम, अर्थात कोई भी आदमी हमारी परिस्थितियों को देख कर ये कह सकता है कि मैं और चूहे, या चूहे और मैं एक ही कमरे को बरतते थे। चूंकि बच्चों यहां कहने का इंटेंशन खराब नहीं है, इसलिए इसका क्रम रहेगा 2 3 1। लेकिन बच्चों जब कोई पाप भूल दोष की बात की जाती है तो उसका क्रम क्या रहता है, उसका ऑर्डर रहता है 1 2 3। जैसे आई यू एंड शी इज गिल्टी फॉर दिस, मैं, तुम और वह इसके लिए क्या दोषी हैं। तो यहां बच्चों दोष की बात हो रही है। जब पाप भूल दोष की बात होती है तो फर्स्ट पर्सन सबसे पहले आता है, सेकंड पर्सन उसके बाद आता है, थर्ड पर्सन लास्ट में आता है। लेकिन यदि वाक्य साधारण है तो बच्चों ऑर्डर क्या रहेगा, और तीनों प्रकार के प्रोनाउन या एक से ज्यादा प्रकार के प्रोनाउन साथ आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे क्रम का बच्चों इसमें पालन हो रहा है, आप जरा देखें। तो ऐसा हुआ, इट वॉज ए हॉट समर नाइट, अर्थात यह गर्मियों की ये ग्रीष्म ऋतु की एक गर्म रात्रि थी। अबाउट 10 o'clock, लगभग जो है रात्रि के 10 बजे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट, मैंने अपना भोजन ग्रहण किया था एक रेस्तरां में, एंड रिटर्न टू माई रूम, और लौट आया था अपने कक्ष में। आई हेard a noise from above, मैंने ऊपर से एक आवाज सुनी थी। As I opened the door, जो ही मैंने दरवाजा खोला था, the sound was a familiar one, और ये आवाज बच्चों जानी पहचानी थी। The sound was a familiar one, ये आवाज बच्चों जानी पहचानी थी। यहां बच्चों ध्यान देना, ये जो शब्द आ रहा है ए फेमिलियर वन, या गौर फरमाना, ये ए आ रहा है, फिर आ रहा है फेमिलियर, और फिर आ रहा है वन। अब बच्चों ये जो वन है ना, ये नाउन है। अगर नहीं होता तो पहली बात तो आर्टिकल नहीं आता, और दूसरी बात बच्चों एडजेक्टिव के ठीक बाद जो शब्द आता है दैट शैल ऑलवेज बी ए नाउन। एडजेक्टिव के ठीक बाद में बच्चों जो शब्द आता है वह जनरली क्या होता है, वह हमेशा नाउन होता है, क्योंकि एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होकर के उसको क्वालिफाई करता है। क्लियर हो गया है? तो
यहां पर बताया गया कि ये वन क्या है, तो ये वन एक ऐसा शब्द है बच्चों जो कभी नाउन का भी काम करता है, कभी एडजेक्टिव का भी काम करता है, आगे यूज होता है। तो जैसे 1 रूपी नोट, तो 1 रूपी नोट तो किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का कर रहा है। तो एडजेक्टिव से मतलब एक प्रकार से डिटरमिनर का काम भी करता है। जो ये जो कार्डिनल नंबर होते हैं बच्चों 1 2 3 4 इन्हें कार्डिनल नंबर कहते हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन्हें ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर डिटरमिनर्स, ये डिटरमिनर्स हैं जो किसी भी शब्द के पहले प्रयुक्त होते हैं, एंड दे डिटरमाइन द रेंज ऑफ द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। और वो जो शब्द है बच्चों उसकी मीनिंग की रेंज को ये क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। एनीहाउ ये बात हो गई है। आई हैड माई मील, मैंने अपना भोजन ग्रहण किया था, यानी आई टुक, या हेड का मतलब क्या होगा, आई एट, या आई टुक माई मील, मैंने अपना भोजन ग्रहण किया था एट द रेस्टोरेंट, मैंने रेस्तरां में, रिटर्न टू माई रूम, और अपने प्रकोष्ठ में लौट आया था, अपनी खोड़ी में लौट आया था। आई हर्ड ए नॉइज फ्रॉम द अबाउ, मैंने बच्चों आई हर्ड ए नॉइज फ्रॉम अबाउ अर्थात मैंने ऊपर से आवाज सुनी, मैंने ऊपर से आवाज सुनी। आई हर्ड ए नॉइज फ्रॉम अबाउ अर्थात मैंने ऊपर से आवाज सुनी। एज आई ओपन द डोर, छह मैंने दरवाजा खोला। द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन, आवाज कैसी थी बच्चों, द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन अर्थात आवाज थी जानी पहचानी। वन कुड से दैट, कोई कह सकता था जी। द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम, चूहे और मैं एक ही कमरे को बरतते थे। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेज, मैंने अपनी माचिस की डिब्बी बाहर निकाली एंड लाइटेड द केरोसिन लैंप ऑन द टेबल, और मेज पर रखे हुए, और मेज पर रखे हुए, और मेज पर रखे हुए बच्चों उस मिट्टी के लैंप को, उस मिट्टी के दीपक या चिमनी को मैंने जलाया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड का मतलब दैट हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड अर्थात वह घर जो है विद्युत युक्त नहीं था। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड हाउस। ये बच्चों डॉक्टर ऐसा है जी, कोई गांव के किसी डाणी, गांव के किसी जो है गली कूचे में या किसी डाणी या किसी खेड़े में जाकर के क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। इधर उधर के जो गांव के लोग हैं उनको क्या करता है, दवाइयां देता है। तो कह रहा है कि इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, ये तो एक छोटा सा कमरा था जो भी किराए पर लिया हुआ, ये तो एक छोटा सा कमरा था जो भी किराए पर लिया हुआ। आई एड जस्ट को मतलब होगा बच्चों आई एड रिसेंटली अर्थात मैंने हाल ही में, सेटअप यानी मैंने हाल ही में बच्चों जो है शुरू किया था, जमाया था क्या, मेडिकल प्रैक्टिस का मतलब होता है मैंने हाल ही में जो है डॉक्टर की जो डॉक्टरी का धंधा वो जमाया था, मैंने अभी अभी जो है डॉक्टरी का धंधा जमाया था। एंड माई अर्निंग्स वर मीगरे, और बच्चों मेरी माई अर्निंग्स का मतलब माई इनकम वॉज वेरी लो, और बच्चों यहां बताया गया है कि मेरी आय या जो मेरी आमदनी है वो बहुत कम थी, बहुत तुच्छ थी, और मेरी आय या मेरी आमदनी बहुत तुच्छ थी। आई हेड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस, लगभग बच्चों 60 रुपये थे मेरे सूटकेस में। देखो बच्चों 60 रुपये बहुत बड़ी बात हुआ करती होगी उस जमाने में, आज तो आप 60 रुपये कुछ मानते ही नहीं हो, सो कोई नहीं मानते हो। तो आई हेड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस, यानी मेरे शूट केस में जो है 60 रुपए थे, और क्या क्या थे, अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोती, कुछ शर्ट्स माने बच्चों कुछ कमीजें थी, एंड धोतीज और कुछ धोतियां थी। ये बच्चों कहां का पार्ट है, केरल का है। केरल में मैं रह के आया हूं इसलिए मुझे पता है केरल में क्या करते हैं लोग, एक तो शर्ट पहनते हैं ऊपर, हमारी तरह से नहीं कुर्ता या पजामा, और नीचे धोती जिसको लुंगी की तरह लगाते हैं, यानी ऊपर शर्ट और नीचे धोती। ये अजब गजब का कॉम्बिनेशन केरल में देखने को मिलता है, ये इधर नहीं है बच्चों। हम धोती पहनेंगे तो कुर्ता पहनेंगे, कुर्ता नहीं पहनेंगे तो कमीज पहनेंगे, पर कमीज वो ऐसा नहीं, ये शर्ट को भी कमीज कहते हैं वो वाला नहीं, वो दूसरा वाला कमीज जैसे हमारे नरेंद्र मोदी देश के पीएम पहनते हैं इस तरीके का पहनेंगे, है ना। परंतु उधर क्या होता है, एक शर्ट होती है और शर्ट के नीचे धोती होती है, और धोती की लांग नहीं होती है, धोती को लुंगी की तरह लपेट लेते हैं वो। इन दिस वे दे लिव, इस तरीके से वो दे ड्रेस देमसेल्व्स, वो अपने आप को जो है क्या करते हैं, पोशाक से आवृत करते हैं। तो अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोती, कुछ कमीजें कुछ धोतियां थी। आई आल्सो परचेज वन सॉलिटरी ब्लैक कॉट, वन सॉलिटरी। देखो बच्चों सॉलिटरी का मतलब तो होता है कांकड़े में अकेला कोई आदमी निवास करता, तो आप कहते हैं ही और शी इज ए सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर एक उसकी विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता है, जिसमें एक लड़की क्या करती है, अकेले कांकड़े में अकेली है, एंड क्या कर रही है वो,
शी इज रीपिंग, शी इज हार्वेस्टिंग द कॉर्न, अर्थात बच्चों फसल को वो काट रही है। वो आयरलैंड के आसपास की उच्च भूमि में क्या करती है बच्चों, वो गीत गुनगुना रही है और साथ ही साथ फसल को काट रही है। कभी अपनी बहन विलियम डोरोथी के साथ जब उधर से जाता है तो उस लड़की की गीत को सुनता है, लड़की के गीत को सुनता है तो कभी को मजा आ जाता है, कभी बच्चों क्या है भावों के समंदर में डूब जाता है। बट द मेन प्रॉब्लम वाज दैट, पर मुख्य समस्या यह थी द पोएट वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर डायलेक्ट, उस डायलेक्ट अर्थात उस जबान को, उस बोली को बच्चों क्या है कभी समझ नहीं पा रहा था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यू डोंट अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द सॉन्ग संग, जो गीत गाया जाता है उसका सेंस आपके समझ में नहीं आता है, स्टिल यू एंजॉय योर सेल्फ, तो भी आपको मजा आता है। ऐसा भी होता है बच्चों, गांव में कई बार रामचरितमानस के पाठ चल रहे होते हैं और गांव का अनपढ़ आदमी उसको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन तालियां बजा बजा के क्या होता है वो भाव विभोर होता है, वो भक्ति विभोर होता है, वो राम की भक्ति में अपने आप को मग्न या डूबा हुआ महसूस करता है। गांव के अनपढ़ आदमी हनुमान चालीसा का मीनिंग नहीं जानते हैं, लेकिन जब कोई राग में उसको गुनगुनाता है, गाता है, तो लोगों को क्या सुनने में बड़ा आनंद आता है। ऐसी स्थिति बच्चों उसके साथ थी। वो कल्पना करता है कि ये गीत जो है जरूर जरूर बॉर्डर के ऊपर कुछ शहीद लोग हो गए, जो शहीद होते हैं फौजी, उनको समर्पित कोई गीत गा रही होगी। इस तरीके की बातें हैं बच्चों। तो आप ये देख रहे हो कि यहां बताया है एक सोलिटरी शब्द आया है, और इस सोलिटरी का मीनिंग बच्चों आपको क्या लगाना है, वन सोलिटरी का मतलब होगा बच्चों ओनली वन ब्लैक कॉट। अरे भाई नया डॉक्टर, अब बेचारा गरीब डॉक्टर, तो he had only one, he possessed only one black coat, उसके बाद सिर्फ क्या था एक काला कोट था बच्चों, जो कभी कभी क्या वो पहन लेता था जब जाता था कोई पार्टी वार्टी में, which I was then wearing, and that coat was on my body at that time, और उस समय मैंने उस कोट को पहना हुआ था। तो बच्चों इतनी सी बात है क्या कि along with some shirts and धोतीज, कुछ शर्ट्स और कुछ धोतीज के साथ में आई, also purchased only one black coat, के अलावा मेरे पास में सिर्फ एक काला कोट भी था, and that I was wearing at that time, और उसको उस वक्त जो है मैं पहने हुए था। तो बच्चों इस तरह से आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली अगली क्लास में। नमस्कार।